हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हम लोग स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री एंड डेफिनेशन देखा था। आज हम स्कोप की बात करेंगे। तो स्कोप जो आपके सिलेबस में टॉपिक, स्कोप क्या है? स्कोप मतलब कहाँ कहाँ तक इसकी पहुंच है ना, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी हैज एक्सपेंडेड, कहाँ से एक्सपेंड हो चुका है, फैल चुका है, कहाँ से? ट्रेडिशनली अपन क्या जानते थे? ट्रेडिशनल मॉर्फोलॉजिकल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अपन को इतना पता है कि वो मॉर्फोलॉजिकल मतलब वो प्लांट के पूरे पार्ट्स के बारे में बताना, ट्रेडिशनली मॉर्फोलॉजिकली डिस्क्रिप्शन देना, ये तो था, है ना। ये एक्सपैंड हो चुका है यहाँ से कहाँ तक? टू एनकम्पास द मोस्ट मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस। कहाँ तक चला गया? मॉलिक्यूलर साइंस तक चला गया, मतलब मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना। रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स, घूम रहा है पेड़ पौधों के इर्द गिर्द ही, क्योंकि नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड वहां तक ही है, लेकिन उसी में मॉलिक्यूलर साइंस के एस्पेक्ट भी जोड़ दिए इसने। देयर मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन भी जोड़ दिया, मतलब फार्माकोलॉजी वाली चीज भी जोड़ ली। एंड देयर एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड मार्केट, और इनके एप्लीकेशन वर्ल्ड मार्केट में भी हो गए। तो ये सेंटेंस मेरे को लगता समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोल रहा है। समझ गए बात? द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू एनकम्पास द मोस्ट मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स, देयर मोड ऑफ एक्शन एंड देयर एप्लीकेशन इन वर्ल्ड मार्केट। ठीक, समझ गए बात? इतना तो समझ गए कि कितना फैल गया ये। तो ये पहला एक पॉइंट हो गया आपका स्कोप का। दूसरा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। क्या बोल रहा है? कंट्रीब्यूशन, कोई नेचुरल और फिजिकल साइंस जो है उसमें भी इसका एडवांसमेंट में उनके इसका कंट्रीब्यूशन है फार्माकोग्नोसी का। कैसे? ड्रग ड्रग इंटरैक्शन जो है, अपन सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं, इसमें ड्रग ड्रग इंटरैक्शन भी पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में, जो कि क्या करता है, जो कि अब ड्रग ड्रग इंटरैक्शन क्यों पढ़ते हैं? विच हेल्प्स टू अवॉइड द अनटूवर्ड इफेक्ट ऑफ सीवियर इंटरैक्शंस विद ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक आउटकम्स। मतलब कि कोई भी ऐसा सीरियस इंटरैक्शन ना हो, इसके लिए हम ड्रग ड्रग इंटरैक्शन पढ़ते हैं। तो नेचुरल और फिजिकल साइंस में इसका ये कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, बायोअसेस जो हम करते हैं, बायोअसेस मतलब एक तरीके के टाइट्रेशन के ही जैसी चीज होती है। वो जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक्सट्रैक्शन जो है क्रूड ड्रग का, उससे हमको पता चलता है बायोएसिड गाइडेड फ्रैक्शन हेल्प इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। तो उससे हमको पता चलता है कि कैसे क्रूड ड्रग को निकालना है प्लांट से, ताकि हम अपना काम कर सके। तो ये हो गया एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है जिसमें ये सब्जेक्ट आता है, तो उसमें तो हमको वेरियस हर्बल ड्रग्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो ही रहे हैं। ठीक है। अब एक पॉइंट है, रिवोल्यूशन इन हर्बल मेडिसिन हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ फार्माकोग्नोसी फॉर रिसर्च इन। तो आजकल देख रहे होंगे आपको कॉस्मेटिक्स है या कोई भी चीज है, उसमें जो है आपका हर्बल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हो गया है। हर्बल ही कॉस्मेटिक्स लगाता है आदमी, हर्बल ही दवाई खाता है, ये सब जिसके कारण, हर्बल मतलब प्लांट से निकला हुआ, इसलिए फार्माकोग्नोसी की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई। ठीक है। अब उसके बाद आता है लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है। तो लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में बोल रहा है कि फार्माकोलॉजी सर्व एज लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री एज इट इंक्लूड्स बोथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज करता है। एक तो ड्रग का इफेक्ट पड़ता है, फार्माकोलॉजी वाला हो गया स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट एंड इट्स केमिकल नेचर, केमिकल नेचर भी करता है मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो दोनों को लिंक करना, ये भी एक इसका स्कोप हो गया। अब इसके बाद फार्माकोग्नोसी सिर्फ फार्मेसी तक रिलेटेड नहीं है, अदर बेसिक साइंस में भी ये लिंक करता है। कैसे करता है? तो उसके लिए इतना ज्यादा हमको मटेरियल चाहिए नहीं, सिर्फ हमने ये देख लिया कि किन किन ब्रांचेस से ये लिंक करता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी, एलोपैथी, एंथ्रोपोलॉजी, आयुर्वेदिक, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी जो कि हमको पता ही है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, डिस्पेंसिंग, एंटोमोलॉजी, होम्योपैथी, फार्माकोग्नोसी जो मरीन फार्माकोग्नोसी है, न्यूट्रास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर, इतनी चीजों से ये लिंक करता है। बात समझ के? एलोपैथी से करेगा ही, हमारे पूरे जो ड्रग्स हैं उससे करेगा, आयुर्वेदा से कर रहा है, बायोलॉजी और ये तो सब्जेक्ट ही है तो उससे तो करेगा ही, बायोकेमिस्ट्री इसका केमिकल नेचर पढ़ेंगे चीजों का तो बायोकेमिस्ट्री उसमें आ जाएगी, आपकी सिग्मिक एसिड पाथवे वो सब जो भी है। उसका बॉटनी, जूलॉजी तो भाई जू फार्माकोग्नोसी और बॉटनी वाला जो है वो तो पूरा है, तो वो लिंक करके डिस्पेंसिंग फार्मेसी रिलेटेड है, पूरा कर ही गया फार्माकोग्नोसी से।
है ना। इसके बाद होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी हमारा ब्रांच है जो आयुर्वेदिक और जो मतलब जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका वन ऑफ सिस्टम है। तो होम्योपैथी उसमें फार्माकोग्नोसी लिंक कर गया। मरीन फार्माकोग्नोसी जो है वो कर गया। मरीन फार्माकोग्नोसी कुछ नहीं, फार्माकोग्नोसी का ही पार्ट है जिसमें आपका जो है सी वगैरह। और इसके अलावा न्यूट्रोस्यूटिकल, तो भाई कोई भी प्लांट से ही हम न्यूट्रिएंट्स लेते तो न्यूट्रोस्यूटिकल में भी ये काम आता है। तो वहीं से तो प्लांट से ही तो न्यूट्रिएंट्स निकाल कर न्यूट्रोस्यूटिकल में आप कोई प्रोडक्ट बना के दोगे। एग्रीकल्चर पूरा प्लांट से रिलेटेड है तो फार्माकोग्नोसी तो उधर काम आना ही है। एनाटॉमी के रिलेटेड है ना, प्लांट एनाटॉमी ये सब के रिलेटेड। तो इस तरीके से जो है फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। डेवलपमेंट है ना, तो कैसे कैसे डेवलप हुआ, तो कुछ डेट्स होंगी, कैसे कुछ एक फ्रैक्शन में इतना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ, इतना हिस्ट्री की डेट्स वाला पार्ट भी इसमें मतलब समझ लो ऐसे इंक्लूड हो गया। तो जब भी कुछ ऐसा डेट्स वाला पार्ट हो तो कोशिश की जाए कि उसको एक फ्रैक्शन में बांट दिया जाए ताकि वो जो है आसानी पड़े थोड़ी सी, है ना। इसलिए मैंने ऐसे 3 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन में बांट दिया। अब अगर हम बात करें सबसे पहले 1934 से 1960 में, ये आप इसको थ्योरी बना सकते हो डेवलपमेंट में कैसा कैसा डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले इसमें डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्माकोग्नोसी हुआ पहला पॉइंट। उसी में इंक्लूड हुआ कि क्या, इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनालिसिस एंड फार्माकोलॉजी। मतलब इन सब्जेक्ट को मिला करके फार्माकोग्नोसी के एस्पेक्ट को डेवलप होने का चालू हुआ। मतलब केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, इनका इंटीग्रेशन, इनको मिला करके, इनको सब साथ लेकर के आपकी जो है मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट हुआ। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सबके इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये निकला, इसी का सेकेंड पॉइंट, around 75 substances were isolated and structures were determined along with pharmacological studies। ये सब जब चीजों का इंटीग्रेशन हो गया तो इसका जो सेकंड पॉइंट कहता है कि यही सब के कारण ये 1934 से 1960 के बीच लगभग 75 सब्सटेंसेस मतलब केमिकल सब्सटेंसेस प्लांट से आइसोलेट किए गए, निकाले गए, उनका स्ट्रक्चर देखा गया क्योंकि केमिस्ट्री भी यहाँ पर इंक्लूड हो रही है और उनके फार्माकोलॉजिकल स्टडीज भी देखी गई। बात समझ आ रही है, अरे कोई दिक्कत, ठीक। एग्जाम्पल रेजरपाइन 1952 में जो निकाला गया, ठीक है। इस तरीके से हमने जो अभी हम आगे पढ़ेंगे सारे ही केमिकल्स, वो तो पढ़ना ही पूरी फार्माकोग्नोसी में, पर ये जो है हमने इतना देख लिया। अब जब ये आपका हिस्ट्री का ये पोर्शन हमने देखा, 1960 के बाद एक न्यू एरा चालू हुआ 1970 तक 10 साल के लिए। उसमें 3 मेजर जो है आपके क्या हुए, एक तरीके से इंसिडेंसेस हुए, जिसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी उस समय बहुत हुई। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब प्लांट से और एनिमल्स से निकाली गई चीजें हैं, फंगस से, प्लांट से, एनिमल से। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, ग्रीसियोफल्विन, इस तरीके से। तो आप ये एग्जाम में ऐसे कैसे लिख सकते हैं। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट का भी उस समय बड़ा, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब प्लांट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिकल है जिनका हम यूज करेंगे एक्टिव केमिकल, उसका भी इसी फेज में बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन हुआ। जैसे कि डिजिटालिस, सेन्ना, अलोए, बेलेडोना, एर्गोट। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, थोड़ा सा ध्यान रखने का, याद रखने का। उसी समय में एक नई चीज स्टार्ट हुई, SAR, जो आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा बेसिक एक ड्रग होता है, सबसे पहला जो मान के चलिए कोई भी एक ड्रग, ऐसा मैंने बता दिया, कोई भी एक ड्रग का स्ट्रक्चर लिया जाता है जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करता है, उससे ही रिलेटेड हम उसमें मॉडिफिकेशन कर करके हम नए नए ड्रग्स बनाते हैं उसी बेसिक स्ट्रक्चर से। तो हमारे जो प्लांट्स थे, प्लांट्स के जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को बेस लेकर के और फिर उससे नए नए सिंथेटिक ड्रग बनाना, ये भी फार्माकोग्नोसी में जो है डेवलपमेंट में काम आया। कि फार्माकोग्नोसी में ज्यादा से ज्यादा फिर रिसर्च होने लगी, क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता था उस प्लांट के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का। उस बेसिक स्ट्रक्चर से जो है हम लोग न्यू मॉलिक्यूल्स, नेचुरल मॉलिक्यूल्स हैज मेड एज मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग। क्या बोला है? नेचुरल मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाते थे एज मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग के लिए, सिंथेसिस के लिए। ठीक, बात समझ गए? SAR इस तरीके से जो है 1960 से 1970 तक चला। 1970 के बाद कुछ और केमिकल, ये मतलब फिर तो अब एक
प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है कि फिर 1970 से 1990 में कुछ केमिकल जैसे प्रोटोफाइलोटॉक्सिन, टेक्सोल, ग्लूकोस्टेरॉल इस तरीके से जो डिस्कवर हुए, ठीक है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हो एक सेंटेंस कि 1970 to 1990 प्रोटोफाइलोटॉक्सिन एंड सर्टेन केमिकल्स टेक्सोल एंड ग्लूकोस्टेरॉल्स वर डिस्कवर्ड, ठीक। यहां तक हमारा जो डेवलपमेंट चला, अभी एक अच्छे स्टेज तक आ चुकी है फार्माकोग्नोसी। अब कैसे वो उसको एक अपना वो बून लेगी, एक बूस्ट लेगी, कैसे वो इंडस्ट्री बढ़ेगी, कैसे वो सब्जेक्ट बढ़ेगा, वो 1990 के बाद हुआ, 1990 ऑनवर्ड्स। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हर्बल ड्रग की जब डिमांड बढ़ी, जब लोगों को समझ में आने लगा कि हर्बल ड्रग ज्यादा फायदेमंद है, तो लोगों की डिमांड बढ़ी। क्यों? क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी कम होती है, ड्यू टू लेस टॉक्सिसिटी। इस कारण से ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, किसका? डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी का। बात समझ गए? इस तरीके से जो है हमारा फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट हुआ। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या उसका स्कोप है। और आज के जो वीडियो है हम लोग उसमें ये दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले थे। ये दो टॉपिक हमारे डिस्कस हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।